वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल थॉट क्या होता है। इससे पहले हम 2 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ग्रीस का बैकग्राउंड हमने पढ़ा था और फिर हमने कंसेप्ट कुछ पढ़े थे, जैसे व्हाट इज़ पॉलिटी, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, व्हाट इज़ पॉलिटिकल। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और कुछ फ़िलोसॉफ़ी के बारे में भी मैं आपको बताया था। ठीक है, पॉलिटिकल थॉट का मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल फ़िलोसोफर्स के आइडियाज़ का डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ और फिलोसॉफी ऑफ पॉलिटिकल फिलोसोफर्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। मतलब सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स को हम ले लें, जैसे प्लेटो से लेकर के कार्ल मार्क्स तक सारे फिलोसोफर्स को हम ले लें और इनके आइडियाज़ का डिस्क्रिप्शन को ही हम पॉलिटिकल थॉट कहते हैं। समझ में आ गई बात? मतलब पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के आइडियाज़ का उल्लेख को ही, डिस्क्रिप्शन को ही, अकाउंट को ही हम पॉलिटिकल थॉट कहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के फ़िलोसोफ़र को नहीं लेंगे, इसमें हम सारे फ़िलोसोफ़र्स को लेंगे शुरू से लेकर के अंत तक क्रोनोलॉजिकल वे में। ठीक है, जैसे प्लेटो सबसे पहले के फ़िलोसोफ़र रहे हैं ग्रीस के। इसका टाइम पीरियड था 4th to 5th सेंचुरी BC। और अगर कार्ल मार्क्स की बात करें तो 19th से 20th सेंचुरी AD ये टाइम पीरियड है। तो सारे फ़िलोसोफ़र्स को हम स्टडी करेंगे पॉलिटिकल थॉट के अंदर और इन्हीं के आइडियाज़ के डिस्क्रिप्शन को पॉलिटिकल थॉट कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए अगला पॉइंट है सम टोटल ऑफ आइडियाज़ ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स, स्टेट एंड गवर्नमेंट एज एक्सप्रेस्ड बाय पॉलिटिकल थिंकर्स। अब पॉलिटिकल थिंकर्स ने जो आइडियाज़ दिए अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट स्टेट एंड अबाउट गवर्नमेंट, तो यही तो है पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने क्या कहा ये हम पढ़ते हैं, स्टेट के बारे में उन्होंने क्या कहा ये हम पढ़ते हैं, और गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने क्या अपने आइडियाज़ दिए कि किस तरह का गवर्नमेंट फॉर्म होना चाहिए, मोनार्किकल होना चाहिए, अरिस्टोक्रेटिक होना चाहिए, ओलिगार्की गवर्नमेंट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए, रिपब्लिक गवर्नमेंट होना चाहिए, या फिर सोशलिस्ट गवर्नमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है कौन बताया, किसने बताया? पॉलिटिकल थिंकर्स ने बताया। ठीक है, और सॉरी, और इसमें स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स क्या होता है। पॉलिटिक्स जनरली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट आता है, कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट आता है। तो इन सारी चीज़ों में पब्लिक को भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए, और कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल थॉट के अंदर पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पॉलिटिकल थॉट का नेचर क्या होता है ये हम समझते हैं। पॉलिटिकल थॉट का पहला नेचर है हिस्टोरिकल। ये हिस्टोरिकल होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें हम सारे पॉलिटिकल थिंकर्स के आइडियाज़ पढ़ते हैं, किसी एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल थिंकर के आइडिया नहीं पढ़ते हैं, सभी के पढ़ते हैं। जैसे प्लेटो से लेकर के कार्ल मार्क्स तक, प्लेटो हो गए, अरिस्टोटल हो गए, मैकियावेली हो गए, होब्स हो गए, लॉक हो गए, तो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स रहे। तो उनके उन सारे के आइडियाज़ हम पढ़ते हैं। यही है हिस्टोरिकल नेचर ऑफ पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हिस्टोरिकल नेचर के अंदर, कि जो भी पॉलिटिकल थिंकर होता है वो कोई आइडिया देता है, तो वो आइडिया जो है उनके जीवन काल में या टाइम पीरियड में जो घटनाएं घटी हैं उन पर बेस्ड होती है। कोई भी ऐसा पॉलिटिकल फिलोसोफर या थिंकर नहीं होता है जो किसी और टाइम पीरियड की घटना के बारे में अपनी फ़िलोसॉफ़ी बेस्ड करें। ठीक है, मतलब अगर हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो का टाइम पीरियड था 4th to 5th सेंचुरी BC। अगर प्लेटो ने कुछ आइडियाज़ दिए हैं तो वो रिफ्लेक्ट करेगा 4th to 5th सेंचुरी BC के ग्रीस को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ग्रीस में 4th to 5th सेंचुरी BC में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या हुआ करता था, लोगों की ज़िंदगी कैसी थी, वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगा प्लेटो के आइडियाज़ में। अगर मैकियावेली की बात करें तो मैकियावेली थे 14th to 15th सेंचुरी AD के फ़िलोसोफ़र थे, तो उनके आइडियाज़ में रिनेसा रिफ्लेक्ट करेगा। समझ गए बात? तो रिनेसा को अगर हमें पढ़ना है, रिनेसा में क्या होता था, गवर्नमेंट फॉर्मेशन कैसा होता था। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं मैकियावेली के फ़िलोसॉफ़ी में। समझ गए मैं आ गई बात? चलिए आगे अगला नेचर है फ़िलोसॉफ़िकल। देखिए पॉलिटिकल थॉट जो होता है वो बाय नेचर फ़िलोसॉफ़िकल होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करते हैं, वैल्यू जजमेंट करते हैं, लोगों की ज़िंदगी कैसी अच्छी होती है, कौन सी लोगों की ज़िंदगी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट का कौन सा फॉर्म अच्छा माना जाता है, डेमोक्रेटिक अच्छा माना जाता है या रिपब्लिक अच्छा माना जाता है, अरिस्टोक्रेटिक अच्छा माना जाता है या अनार्किकल गवर्नमेंट अच्छी मानी जाती है। तो ये सारी चीज़, ये वैल्यू जजमेंट हम किस में करते हैं? पॉलिटिकल थॉट में करते हैं। पॉलिटिकल थॉट का ये भी एक नेचर है। ठीक है, तो जैसे
अरिस्टोटल ने रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तवज्जो दिया। ठीक है, उसी तरह अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपने तरीके से अपनी फ़िलोसॉफ़ी के अनुसार अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, अब जैसे अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने बहुत सारी चीज़ें कही थी। उन्होंने तो एकदम रेडिकल आइडिया ही दे दिया था कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए, वो फिलोसोफर किंग होना चाहिए पूरे स्टेट को रूल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें प्लेटो ने कही थी। अरिस्टोटल ने मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल तक कहा। तो पॉलिटिकल एनिमल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल थॉट के अंदर पढ़ते हैं। फिर दूसरा नेचर पॉलिटिकल थॉट का क्या है, कंटेक्सचुअल। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल थॉट को या पॉलिटिकल फ़िलोसॉफ़ी को समझने के लिए हमें कंटेक्स्ट की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे अगर मैकियावेली को पढ़ना है तो हमें थोड़ा सा रेनेसां के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। अगर होब्स और लॉक को पढ़ना है तो सिविल वॉर के बारे में थोड़ी सी, इंग्लिश सिविल वॉर के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो कंटेक्स्ट की जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए, तभी उस पॉलिटिकल फ़िलोसोफर के आइडियाज़ को हम ग्रैब कर पाएंगे, उसको बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। कंटेक्स्ट की जानकारी हुए बिना हमारे लिए पॉलिटिकल फ़िलोसोफर्स पढ़ना बहुत टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें कंटेक्स्ट की जानकारी नहीं रहेगी तो हम किसी पॉलिटिकल फ़िलोसोफर को, पॉलिटिकल थिंकर को हम कैसे पढ़ सकते हैं, बेटर समझ सकते हैं। दूसरा है टेक्सचुअल। देखिए, लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना होता है पॉलिटिकल थॉट को समझने के लिए, और लैंग्वेज भी हमें ओरिजिनल टेक्स्ट से ही बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, हम इंटरप्रेटेड फॉर्म ही ज़्यादा पढ़ते हैं, इंटरप्रेटेड टेक्स्ट ही ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन हमें ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसी में ओरिजिनल आइडियाज़ रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर प्लेटो का टेक्स्ट कौन सा है बताइए, प्लेटो का टेक्स्ट है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक को हम पढ़ेंगे तभी प्लेटो के आइडिया को इन डेप्थ समझ पाएंगे कि प्लेटो के एक्चुअली आइडिया क्या थे, उसको हम इसके ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ के ही समझ पाएंगे। ठीक है, उसी तरह अगर हमें अरिस्टोटल को पढ़ना है, अरिस्टोटल को समझना है, अरिस्टोटल के थिंकिंग को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी फ़िलोसॉफ़ी को समझना है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा पॉलिटिक्स। तो अरिस्टोटल को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पॉलिटिक्स, तभी तो हम समझ पाएंगे। अगला नेचर है इंटरप्रेटेटिव। इंटरप्रेटेटिव ये क्या होता है, देखिए, कोई भी ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो उस समय की भाषा लिखी होती है जब पॉलिटिकल फ़िलोसोफर का टाइम पीरियड था। ठीक है, जैसे अगर प्लेटो की हम बात करें तो प्लेटो 4th to 5th सेंचुरी BC के फ़िलोसोफर थे। तो प्लेटो की लिखी हुई भाषा बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करती थी। आज के संदर्भ में तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि 4th-5th सेंचुरी BC में जो इन्होंने रिपब्लिक लिखी थी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने जो इसको इंटरप्रेट किया है उस चीज़ को हम पढ़ते हैं। तो यही है इंटरप्रेटेटिव इन नेचर। ठीक है, तो पॉलिटिकल थॉट इंटरप्रेटेटिव होता है क्योंकि हम ओरिजिनल टेक्स्ट को हम बहुत कम ही समझ पाते हैं, तो उसका इंटरप्रेटेटिव टेक्स्ट हम पढ़ते हैं। दूसरा नेचर है, अच्छा, इसमें हार्मेनेटिक्स। ये हार्मेनेटिक्स क्या होता है, हार्मेनेटिक्स ये इसका ओरिजिन हुआ है हर्मीज से। हर्मीज एक्चुअली ये गॉड का मैसेंजर था। मतलब ग्रीक मिथोलॉजी में बहुत सारे गॉड्स हुआ करते थे, एक गॉड नहीं, बहुत सारे गॉड्स हुआ करते थे। तो ये पृथ्वी पर एक मैसेंजर भेजते थे, ठीक है, जिसके पंख हुआ करते थे, और ये मैसेंजर आता था पृथ्वी पर लोगों के लिए गॉड का मैसेज लेके आता था। लेकिन वह मैसेज इतना डिफ़िकल्ट होता था कि लोगों को आसानी से समझ में नहीं आती थी। तो लोग समझने के लिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते थे, अलग अलग तरीके से अपना अपना इंटरप्रिटेशन करते थे, और जिसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता था तो उसको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता था। मतलब उसको जो है उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती थी। तो यही चीज़ है, आज भी अगर पॉलिटिकल थॉट अगर समझ में नहीं आता है तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हार्मेनेटिक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। हार्मेनेटिक्स इज़ नथिंग बट टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरप्रिटेशन, और ये एक टेक्निक ऑफ इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, चलिए, तो अगला नेचर है क्लासिकल। क्लासिकल मतलब क्या होता है, देखिए, कोई भी पॉलिटिकल थॉट या कोई भी टेक्स्ट जो पॉलिटिकल फ़िलोसोफर्स ने रचे थे, ऐसे टेक्स्ट जो उन्होंने लिखे थे, तो वो क्लासिकल होना चाहिए बाय नेचर। क्लासिकल मतलब क्या है कि वो टाइमलेस होना चाहिए, इटर्नल होना चाहिए, ये कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। जैसे प्लेटो को पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। अरिस्टोटल को पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। उसी तरह मैकियावेली, तो इसको भी पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ा जाता रहेगा।
तो ये क्लासिकल बाय नेचर होना चाहिए। पॉलिटिकल थॉट हमेशा ये क्लासिकल होते हैं, और ऐसे पॉलिटिकल थॉट जो क्लासिकल नहीं होते हैं तो वो तो पॉलिटिकल थॉट ही नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो हमने सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखें कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थॉट, और पॉलिटिकल थॉट क्या होता है, पॉलिटिकल थॉट का नेचर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। धन्यवाद।